वो स्टूडेंट्स जो एंट्री टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए एक्सटेंसिव लेक्चर्स, हर टॉपिक को डिटेल से कवर करूँगा और उससे रिलेटेड MCQs करवाऊँगा। कुछ चीज़ें बियॉन्ड द बुक होंगी, उन्हें देख लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना फास्ट फॉरवर्ड कर लें। तो पहले बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी को हम पढ़ेंगे और बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे, एक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और दूसरा है बायो एनर्जेटिक्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन देखेंगे, वाटर को स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करेंगे, प्रोटीन्स, लिपिड्स, RNA। एंट्री टेस्ट के लिए हम इन पर फोकस्ड रहेंगे। इसके अलावा मैं विटामिन्स भी बताऊंगा और DNA को भी हम स्टडी करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन एंड रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन सब को हम देखेंगे। तो पहले बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन करें। बायोकेमिस्ट्री है क्या? बायोकेमिस्ट्री 2 वर्ड्स से ड्राइव्ड है। बायो का मतलब लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो जानदारों के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस की स्टडी, साख्त, बनावट, खसूसियात और तामुलात की स्टडी। अगर हम बुक की डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस। जानदारों के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स जो जानदार की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये वो तमाम कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं और हमारी बॉडी मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनी हुई है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। इसके अलावा वाटर, O2, CO2, ये हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स, ये हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अगर हम बैक्टीरिया के सेल और मैमल के सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनका एक कंपैरिजन करें, बैक्टीरियल सेल एंड मैमेलियन सेल, तो वाटर बैक्टीरिया के सेल में भी 70% है, मैमल के सेल में भी 70% है। प्रोटीन्स बैक्टीरिया में 15% है, मैमल्स में 18% है। कार्ब्स बैक्टीरिया में 3% है, मैमल्स में 4% है। लिपिड्स बैक्टीरिया में 2, मैमल्स में 3। तो ये कंपोजिशन है बैक्टीरिया के सेल की और मैमल के सेल की। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड जो हमारी बॉडी में है वो वाटर है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वाटर है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है प्रोटीन्स। उसके बाद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बॉडी में होने वाले तमाम तरह के रिएक्शंस को कलेक्टिवली जो है वो मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस आ जाते हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शंस आ जाते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस में सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक होकर
सिंपलर सब्सटेंसेस बनाते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें एनाबॉलिज्म की, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा होता है, एक्सेस होता है, वो लीवर में जाकर, मसल में जाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज सिंपलर स्मॉल मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन में। जबकि इसकी एग्जांपल हम देखें तो इसी का ही रिवर्स कर लें, जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक होकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक होकर ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। एनाबॉलिज्म में एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, उसमें लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है और उससे जो है वो ग्लूकोज यानी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी चाहिए होती है, जबकि इसमें एनर्जी इज़ रिलीज्ड, एनर्जी पैदा होती है। जैसे कि रेस्पिरेशन के अमल में ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो एनर्जी पैदा होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके बाद कार्बन की इम्पोर्टेंस क्या है, कार्बन क्यों एक सेंट्रल एलिमेंट का रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं कैटिनेशन, कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन्स के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स, स्ट्रेट चेन्स एंड ब्रांच चेन्स बनाने की सलाहियत रखता है, और इसी कैटिनेशन की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक डाइवर्स रेंज जो है वो पाई जाती है। और ये क्यों है, कार्बन की कैटिनेशन की वजह क्या है, वजह है टेट्रावैलेंसी। कार्बन कैन मेक 4 स्टेबल बॉन्ड्स। इस स्टेबिलिटी की वजह से डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कार्बन 4th ग्रुप से वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन चारों इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसी कोवलेंट बॉन्ड के स्टेबल होने की वजह से हमारे पास डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाई जाती है। कार्बन किस किस के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन बॉन्ड्स बनाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, हाइड्रोजन, इन सब के साथ जो है हमारी बॉडी में बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर हम कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखें तो ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यही बॉन्ड ग्लूकोज के अंदर मौजूद होता है, और यही बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी पैदा होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रेस्पिरेशन के अमल में। तो CH का बॉन्ड जो है पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हम कार्बोहाइड्रेट्स में देखेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड हम प्रोटीन्स में देखेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह कार्बन का बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड जो है ये हम देखेंगे लिपिड्स में। तो कार्बन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बॉन्ड्स बनाता है वो ये है। नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ। विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर हम एवोल्यूशन में भी देखें तो लाइफ जो है वो वाटर से स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वाटर में बना था, और उसके बाद जो है वो हम इवॉल्व करते हुए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए। वाटर क्यों मीडियम फॉर लाइफ है, ऑल द रिएक्शंस, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस टेक प्लेस इन एक्वस मीडिया। तमाम तरह के रिएक्शंस जो हैं वो एक्वस मीडिया के अंदर ही परफॉर्म होते हैं, और एंजाइम्स भी एक्वस मीडिया के अंदर ही अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज़, बल्कि पहले वाटर की कंपोजिशन देख लें तो हमारी बॉडी में 65 to 89% वाटर पाया जाता है। 85% ब्रेन सेल्स में एंड 20% बोन सेल्स में। तो ये वाटर की कंपोजिशन है बॉडी में। नेक्स्ट इज़ वाटर की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
यानी मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स जो है वो वाटर में हल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? पोलर नेचर है वाटर की, पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो उसमें एक पार्शियल पॉजिटिव एंड है और एक पार्शियल नेगेटिव एंड है, और इसी पोलैरिटी की वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, पोलर सब्सटेंसेस हैं, वो वाटर में हल हो जाते हैं। आयनिक सब्सटेंसेस जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो हैं वो एक एक्वस मीडियम में मोर इजीली फ्लो करते हैं, इसलिए जो है ज़्यादातर रिएक्शंस भी वाटर के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। जबकि नॉन आयनिक सब्सटेंसेस, नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग पोलर ग्रुप, जो कि हों तो नॉन आयनिक लेकिन उनमें कोई पोलर ग्रुप मौजूद हो, जैसे कि अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, उनमें OH ग्रुप मौजूद है, पोलर ग्रुप है, और उसी पोलर ग्रुप की वजह से ये जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं वाटर के साथ, यानी ये भी वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग पोलर ग्रुप लाइक शुगर्स, बट कॉम्प्लेक्स शुगर जो हैं वो हल नहीं होती, जिनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें आयनिक सब्सटेंसेस भी हल हो जाते हैं और नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग पोलर ग्रुप भी हल हो जाते हैं। बट जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैं और नॉन पोलर भी हैं और कोई पोलर ग्रुप नहीं है तो वो वाटर में हल नहीं होते और वो सेल के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी से मुराद है अमाउंट of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 15 सेल्सियस टू 16 सेल्सियस। यानी अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर हो और हम ये वाटर जो है लेट से 15 सेल्सियस टेम्परेचर पर है और हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 16 सेल्सियस कहते हैं, 1 सेल्सियस टेम्परेचर इसका बढ़ा दें, तो ऑब्वियसली हमें हीट देनी पड़ेगी, और वो हीट जो हमें देनी पड़ेगी इसका टेम्परेचर 15 से 16 सेल्सियस करने के लिए वो हीट कहलाएगी हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और अगर हम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को देखें मुख्तलिफ यूनिट्स में तो 1 कैलोरी पर ग्राम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, यानी 1 ग्राम वाटर अगर हो तो उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें 1 कैलोरी हीट देना पड़ती है। इसके अलावा बाकी यूनिट्स भी अगर हम देखें तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 ग्राम वाटर का तो 1 कैलोरी जो है वो हमें हीट देनी पड़ेगी। और इसी को अगर हम जॉल में देखें तो 4.182 जॉल पर ग्राम पर सेल्सियस, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.182 जॉल के, तो 1 कैलोरी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी चाहिए होती है, तो इसी को जॉल में हम कहेंगे 4.182 जॉल पर ग्राम पर सेल्सियस। और अगर हम इसको जो है केजी में देखें तो ये हो जाएगा 4182 जॉल पर केजी पर सेल्सियस, जिसको नॉर्मली 4200 भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और अगर हम इसी को किलो जॉल में देखें तो ये हो जाएगा 4.182 किलो जॉल पर केजी पर सेल्सियस, यानी यहाँ पर भी 1000 और यहाँ पर भी 1000, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4.182 किलो जॉल पर केजी। तो ये है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपना टेम्परेचर जो है इसका इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। इसी वजह से वाटर हमारी बॉडी में थर्मोस्टेट के तौर पर एक्ट करता है, यानी टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करता है और एब्रप्ट हीट चेंजेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसे हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन से मुराद है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 gram of water into gas at its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट पर
यानी 100 सेल्सियस पर हम वाटर के 1 ग्राम को जितनी हीट देंगे 1 ग्राम वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, वो कहलाएगी हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब 100 सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है वाटर का, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो उसके बाद जो हम हीट दे रहे होते हैं वो वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करती, बल्कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होती है और वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो 100 सेल्सियस के बाद वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 ग्राम वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दी जाती है उसे कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन है 574 किलो कैलोरीज पर केजी, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं 574 कैलोरीज पर ग्राम। यानी अगर 1 ग्राम वाटर है और उसको हमने 100 सेल्सियस पर गैस में कन्वर्ट करना है तो 574 कैलोरीज चाहिए होंगी, या फिर 1 केजी वाटर है और उसको हमने 100 सेल्सियस पर गैस में कन्वर्ट करना है तो 574 किलो कैलोरीज चाहिए होंगी। और वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर हम देखें तो वाटर जो है जब इवेपोरेट करता है तो कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। इसी कूलिंग इफ़ेक्ट की वजह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो एक रेंज के अंदर ही मेंटेन होता है, यानी होम्योस्टेसिस में मेन रोल प्ले करता है। अगर हम देखें तो 1000 ml अगर हमारे पास वाटर और उसमें से 2 ml वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाए तो रिमेनिंग जो है वो 998 ml का जो टेम्परेचर होगा वो 1 सेल्सियस डिक्लाइन कर जाएगा। रिमेनिंग 998 ml का जो टेम्परेचर होगा वो 1 सेल्सियस डिक्लाइन कर जाएगा। तो यह है हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद आयनाइजेशन ऑफ वाटर अगली प्रॉपर्टी है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की आयोनाइजेशन। वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन शो करता है, यानी रूम टेम्परेचर पर जो वाटर है वो H+ और OH- आइंस में ब्रेक हो जाता है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है। और अगर हम जो है वो H+ और OH- आइन की कंसंट्रेशन देखें एट 25 सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर, वो 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती है। उसके बाद वाटर की एक और प्रॉपर्टी, वाटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाटर ल्यूब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करता है। ल्यूब्रिकेंट का मतलब है फ्रिक्शन को कम करने वाली चीज़, रगड़ को कम करने वाली चीज़, जैसे कि टीयर इन आइज़। हमारी आंखों में जो टीयर्स होते हैं वो हमारी आईलिड्स के दरमियान और आई बॉल के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको कम करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गन्स के दरमियान भी लुब्रिकेंट का रोल प्ले करता है वाटर। इसके अलावा वाटर जो है वो हीट, अच्छा तो ये थी वाटर की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद चलते हैं मेन कंपाउंड्स की तरफ, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, एंड रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम होती है, सेम एज इन वाटर। जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला देखें तो वो है CxH2O(Y). इनमें भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है वो 2:1 ही होती है। ये जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम केमिकली डिफाइन करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, और कॉम्प्लेक्स substances which yield polyhydroxy
एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या फिर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि टूटने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स पैदा करते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में ही आते हैं। इसका मतलब क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी का और एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फ़र्क है? पॉली कहते हैं मैनी को, हाइड्रोक्सी कहते हैं OH ग्रुप को, हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी इनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप मौजूद होते हैं। और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है फॉर्माइल ग्रुप C+OH, और कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप C+O। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर जब बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स मौजूद हों तो उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, केमिकल डेफिनेशन हो गई। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक मोनोसेक्राइड है, ग्लाइसरल्डिहाइड। इसके अंदर अगर हम देखें तो C+OH फॉर्माइल ग्रुप भी मौजूद है एल्डिहाइड वाला, और हाइड्रोक्सी ग्रुप्स भी मौजूद हैं। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और ये कार्बोहाइड्रेट है। अभी डिटेल में मोनोसेक्राइड्स में इनको जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो क्लासिफाई किया जा सकता है इन्हें मोनोसेक्राइड्स में, ओलिगोसेक्राइड्स में एंड पॉलीसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। पहले हम मोनोसेक्राइड्स को देख लेते हैं। इनको शुगर्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को नॉर्मली शुगर कहा जाता है, और ये सेक्राइड का वर्ड जो है वो निकला है सेक्रिन से, और सेक्रिन का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। तो मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स। सबसे छोटा यूनिट जो कार्बोहाइड्रेट्स का है वो मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ देखें तो स्वीट इन टेस्ट होते हैं मोनोसेक्राइड्स, सोलुबल इन वाटर होते हैं, नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, यानी चूँकि ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये और ज़्यादा फर्दर ब्रेक होकर छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, तो ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल हैं। और ये क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी इनमें पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है एटम्स के जुड़ने की, और ये रिड्यूसिंग भी होते हैं इन नेचर। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ हैं। मोनोसेक्राइड्स में कार्बन्स की तादाद 3 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक हो सकती है, यानी 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड भी होता है, 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला एंड सो ऑन। 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को कहते हैं ट्राइओस, 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को कहते हैं टेट्रोस, 5 कार्बन वाले को पेंटोस, 6 कार्बन वाले को हेक्सोस एंड सो ऑन, 7 कार्बन वाले को हेप्टोस, 8 कार्बन वाले को ऑक्टोस एंड 9 कार्बन वाले को नोनोस। तो ये हैं मोनोसेक्राइड्स। ट्राइओस की अगर हम एग्जांपल देखें तो ग्लाइसरल्डिहाइड, इसमें हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर्स और इनकी एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। ट्राइओस की एग्जांपल में आ जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड, ये है ग्लाइसरल्डिहाइड। तीन कार्बन वाला है, 1 2 3, और इसी के एग्जांपल में आ जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें भी 3 कार्बन है, 1 2 3, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि इसमें फॉर्माइल का फंक्शनल ग्रुप है, ये एक एल्डो शुगर है। एल्डो शुगर कहते हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप हो, और इसमें कार्बोनाइल वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो ये एक कीटो शुगर है।
और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है और स्ट्रक्चरल फार्मूला में फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो ट्रायोज के एग्जांपल में ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसके बाद टेट्रोज के एग्जांपल में अगर हम देखें तो इसके अंदर एरिथ्रोज है, एल्डो शुगर और एरिथ्रोलोज है, कीटो शुगर। एरिथ्रोज एंड एरिथ्रोलोज ये दोनों 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स हैं। 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स को देखें अगर हम, जिन्हें पेंटोसिस कहा जाता है, तो उनकी एग्जांपल में राइबोज एंड राइबोलोज। राइबोज जो है वो एल्डो शुगर है और राइबोलोज कीटो शुगर है। राइबोलोज का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये राइबोज है 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 कार्बन है और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। राइबोलोज में बस फर्क इतना है कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो ये जो है राइबोज और राइबोलोज के स्ट्रक्चर्स हो गए 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स। 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स को देखते हैं। उसके बाद 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड जो हैं उनमें हमारे पास हेक्सोसेस आ जाती हैं और इनकी एग्जांपल में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, एक दो तीन चार पाँच छः एल्डो शुगर है, एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये ग्लूकोज है जो कि एक एल्डो शुगर है। और अगर हम इसी का ही एक आइसोमर देखें तो वो है फ्रुक्टोज। तो ये है फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है। तो हेक्सोसिस की एग्जांपल में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ गए। उसके बाद जब ये मोनोसेक्राइड्स वाटर में ऐड होते हैं तो सॉल्यूशन में जाने के बाद ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन सॉल्यूशन ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये रिंग्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ मोनोसेक्राइड्स की रिंग 5 कॉर्नर्ड होती है और कुछ मोनोसेक्राइड्स की रिंग 6 कॉर्नर्ड होती है। ये जो 5 कॉर्नर्ड रिंग होती है ये फ्यूरॉन रिंग होती है, इस तरह की रिंग होती है, ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। और जो 6 कॉर्नर्ड रिंग होती है वो पायरॉन रिंग होती है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो जिन मोनोसेक्राइड्स की रिंग 5 कॉर्नर्ड होगी उन्हें हम फ्यूरानोज कहेंगे और जिन मोनोसेक्राइड्स की रिंग 6 कॉर्नर्ड होगी उन्हें हम पायरानोज कहेंगे। तो जो राइबोज है वो भी 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाता है, फ्रुक्टोज भी 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाता है, जबकि ग्लूकोज जो है वो 6 कॉर्नर्ड रिंग बनाता है। फ्रुक्टोज 6 कॉर्नर्ड भी बना सकता है। तो जिनमें 5 कॉर्नर्ड रिंग होती है वो फ्यूरानोज कहलाते हैं और जिनमें 6 कॉर्नर्ड रिंग होती है, पायरान रिंग होती है, उन्हें हम पायरानोज कहते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम देखें तो ग्लूकोज जब वाटर में ऐड होता है तो कैसे वो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये ग्लूकोज है, ये इसका कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4 और 5। ये जब वाटर में ऐड होगा तो इसका ये जो कार्बन नंबर 1 है ये मिलेगा कार्बन नंबर 5 के साथ। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 ये आपस में मिलेंगे। कार्बन नंबर 1 पर ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन नंबर 1 और उसका ऑक्सीजन, और उसके बाद ये कार्बन नंबर 6 है, सॉरी कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पर मौजूद है CH2OH, ये H यहाँ पर मौजूद है, H OH H OH OH H
OH। तो इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा जब ये वाटर में ऐड होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो कार्बन नंबर 1 है इसमें OH की पोजीशन मैटर करती है। अगर OH कार्बन नंबर 1 पर नीचे वाली तरफ होगा तो इसे हम कहेंगे अल्फ़ा ग्लूकोज, और ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। डी का मतलब मैं आगे जाके समझाऊंगा। और अगर यही जो है OH ऊपर हो, पहले नंबर पर जो कार्बन है उसमें OH ऊपर हो, तो तब हम इसे कहेंगे बीटा ग्लूकोज। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही आगे जाके जो है वो बीटा ग्लूकोज सेलुलोज बनाता है, और अल्फ़ा ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन भी बनाता है और स्टार्च भी बनाता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब जब अगर हम इसी तरह फ्रुक्टोज़ की रिंग देखें तो फ्रुक्टोज़ जो है वो 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाता है, और उसमें भी अगर OH उसमें भी अगर जो OH है वो नीचे वाली तरफ हो तो ये अल्फ़ा फ्रुक्टोज़ होगा। और अगर यही OH ऊपर हो पहले नंबर दूसरे नंबर वाले कार्बन पर, यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1 ये है, और यहीं पर OH जो है वो अगर ऊपर होगा तो वो बीटा फ्रुक्टोज़ होगा। अगर हम इनकी ऑकरेंस देखें तो फ्री स्टेट में ग्लूकोज फिग्स में पाया जाता है, इंजीर यानी ग्रेप्स अंगूर में पाया जाता है, एंड डेट्स और खजूरों में पाया जाता है। ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 0.08% होती है, और ग्लूकोज जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन और सेलुलोज। अगर हम देखें ग्लूकोज नेचुरली प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो फोटोसिंथेसिस के अमल में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ये ग्लूकोज है, और यहाँ पर सनलाइट इस्तेमाल होगी, क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज नेचुरली प्रोड्यूस होती है, और 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 7.6 जो है वो किलो कैलोरीज चाहिए होती है पर 10 ग्राम। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए 7.6 किलो कैलोरीज चाहिए होती है एनर्जी। नेक्स्ट इज ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड जो है ये 2 to 9 या 2 to 10 मोनोसैकराइड जो हैं उनके बने हुए होते हैं, और ये जो 2 मोनोसैकराइड्स जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं डाइसैकराइड, 3 जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं ट्राइसैकराइड, 4 जब मिलते हैं तो टेट्रासैकराइड, 5 पेंटासैकराइड एंड सो ऑन। इसमें डाइसैकराइड इंपॉर्टेंट है। हमारे पास डाइसैकराइड की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इनमें सुक्रोज़, जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, या हम जो घर में शुगर इस्तेमाल करते हैं, तो सुक्रोज़ जो है ये एक डाइसैकराइड, और ये बना हुआ किसका है, ये बना हुआ है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ का। इसी तरह एक है लैक्टोज़, लैक्टोज़ बना हुआ होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज़ का, और इसी तरह माल्टोज़ बना हुआ है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। तो दो मोनोसैकराइड्स से मिलकर बने हुए ये डाइसैकराइड्स। अगर हम देखें ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो फॉर एग्जांपल सुक्रोज़ कैसे फॉर्म होता है, तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मैंने आपको बनाकर दिखाया था।
ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, और इसमें OH जो है वो पहले कार्बन पर नीचे की तरफ लगा हुआ, तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। और जब ये मिलता है फ्रुक्टोज के साथ, फ्रुक्टोज जो कि 5 कॉर्नर रिंग बनाता है, इसमें ये पहला कार्बन है और ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसमें जो है वो OH नीचे वाली तरफ लगा हुआ है, तो ये अल्फ़ा जी फ्रुक्टोज है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, पहले जो है मैंने यहाँ पर CH2OH और H लगाया था, यानी ये वाली चीज़, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की थी। अब जो है वो CH2OH और H यहाँ पर लगे हुए हैं, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होंगी। CH2OH पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ये फ्रुक्टोज है, अल्फ़ा डी फ्रुक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेंगे तो इनमें से वाटर रिमूव होगा, और वाटर के रिमूवल की वजह से इस ऑक्सीजन का जो इसके साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस कार्बन का जो OH के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके आपस में बॉन्ड बना देंगे, तो एक COC बॉन्ड फॉर्म होगा, और इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, और इसके नतीजे में ये पूरा मॉलिक्यूल सुक्रोज का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सुक्रोज की फॉर्मेशन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ओलिगोसैकेराइड्स स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सॉल्युबल भी होते हैं वाटर में, हाइड्रोलाइजेबल भी होते हैं, क्योंकि 2 मोनोसैकेराइड्स या 3 मोनोसैकेराइड्स या 4 मोनोसैकेराइड्स के बने हुए हैं, तो ये ब्रेक होकर मोनोसैकेराइड के यूनिट्स फॉर्म करते हैं, और ये भी क्रिस्टलाइन होते हैं और समवट रिड्यूसिंग भी होते हैं। अगर हम इनकी ऑकरेंस देखें तो सुक्रोज जो है वो तो शुगर है, जो कि हम जो है शुगर केन से हासिल करते हैं, और इसके अलावा बाकी जो फ्रूट्स हैं उनमें भी मौजूद होती है। इसी तरह लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होती है। तो ओलिगोसैकेराइड्स के बाद पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब मैनी होता है, यानी मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जब मिलेंगे तो बनेगा पॉलीसैकेराइड्स। मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनेगा पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स में हम पढ़ेंगे स्टार्च को, ग्लाइकोजन को और सेलुलोज को। इसके अलावा भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड है, डेक्स्ट्रिन भी एक पॉलीसैकेराइड है। हम इन तीनों को जो है वो डिटेल में देखेंगे। उससे पहले पॉलीसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ देख लें अगर हम, तो पॉलीसैकेराइड्स टेस्टलेस होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स एमॉर्फस होते हैं, यानी कोई ख़ास शेप या ज्योमेट्री नहीं होती। पॉलीसैकेराइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, मोस्टली वाटर में, और हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, यानी ये ब्रेक होकर मोनोसैकेराइड के यूनिट्स फॉर्म करते हैं। तो इसके बाद स्टार्च। स्टार्च प्लांट्स की स्टोर्ड फूड जो है, प्लांट्स अपनी फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे एनिमल्स जो हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। स्टार्च 2 तरह की होती हैं, अमाइलोज स्टार्च होती है, अमाइलो पैक्टिन स्टार्च होती है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फ़र्क क्या है कि अमाइलोज स्ट्रेट चेन्ड होती है और अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड होती है। अमाइलोज स्टार्च जो है वो सॉल्युबल होती है इन हॉट वाटर, जबकि ये चूँकि ब्रांच स्ट्रक्चर है तो इनसॉल्युबल होता है इन हॉट और कोल्ड वाटर। अमाइलोज में ग्लूकोज अल्फ़ा 1,4 लिंकेज के ज़रिए जुड़ते हैं, और जब भी अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होगा तो स्ट्रेट चेन बनेगी, जबकि अमाइलोपेक्टिन में अल्फ़ा 1,4 भी होता है एंड अल्फ़ा 1,6 भी होता है।
और इस अल्फ़ा 1,6 की वजह से ब्रांचिंग होती है। तो ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का फ़र्क है। अगर हम देखें तो ये जो स्टार्च है ये किस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है? तो ये जो स्टार्च है ये बना हुआ होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ये। अल्फ़ा डी ग्लूकोज क्या था, मैंने आपको बताया था, जिसमें OH पहले कार्बन पर नीचे वाली तरफ लगा हुआ है, तो वो है अल्फ़ा ग्लूकोज। ये डी क्या होता है ये मैं अभी बताता हूँ। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स जब आपस में मिलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4 जब ये आपस में मिलेंगे तो वाटर का रिमूवल होगा, और वाटर के रिमूवल होने की वजह से दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसलिए ये अल्फ़ा थे, ये भी अल्फ़ा था, तो इसलिए जो लिंकेज है ये है अल्फ़ा 1,4 लिंकेज। और अल्फ़ा 1,4 लिंकेज जब होगा तो ये मालिक्यूल्स स्ट्रेट चेन में जुड़ते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी आगे भी जो है वो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स जब भी 1,4 से जुड़ेंगे तो वो स्ट्रेट चेन बनाएंगे, और ये वाला स्ट्रक्चर अमाइलोज में प्रेजेंट होता है। अल्फ़ा 1,6 कैसे बन सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्लूकोज की एक चेन चलती आ रही थी और ये जो है अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, और इसी तरह एक नीचे भी चेन मौजूद थी जिसमें ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज ही है। इस नीचे वाली चेन और इस ऊपर वाली चेन के ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, इसका जो OH है वो जब इसके OH के साथ मिलेगा तो वाटर रिमूव होगा और ऑक्सीजन के ज़रिए बॉन्ड फॉर्म होगा। इस बॉन्ड को हम कहेंगे अल्फ़ा 1,6 लिंकेज, क्योंकि ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज था, ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज था। तो चूँकि अल्फ़ा डी ग्लूकोज थे दोनों, तो इसलिए ये जो लिंकेज है ये है अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 लिंकेज, और इस अल्फ़ा 1,6 लिंकेज की वजह से जो है वो ब्रांच बन रही है। और ये वाला स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन में पाया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, यानी जैसे प्लांट्स अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते थे, इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कहाँ पर स्टोर करते हैं? लीवर एंड मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और ये जो ग्लाइकोजन है ये है क्या? पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज, यानी ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ही बना हुआ है। और इसमें जो लिंकेज है वो है अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6, यानी सेम अमाइलोपेक्टिन वाला ही लिंकेज है इसमें भी, अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6। बट इसका फ़र्क क्या है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में? फ़र्क क्या है कि जो अमाइलोपेक्टिन है ये लेस ब्रांच्ड होता है और ये ग्लाइकोजन मोर ब्रांच्ड होता है। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होती है पर 20 यूनिट्स, यानी 20 यूनिट्स ग्लूकोज के जो है गुजर जाने के बाद ब्रांच बनती है, जबकि ग्लाइकोजन में हर 10 यूनिट्स के बाद ही ब्रांच बन रही होती है, यानी ज़्यादा ब्रांचेस बन रही होती हैं ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन का ये डिफरेंस है। उसके बाद ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलाइज होकर अल्फ़ा डी ग्लूकोज के यूनिट्स बनाता है। ग्लाइकोजन रेड कलर देता है विद आयोडीन। ग्लाइकोजन को टेस्ट करने का तरीका है ग्लाइकोजन के सॉल्यूशन में आयोडीन के ड्रॉप्स
डालेंगे तो रेड कलर अपीयर होगा। जो स्टार्च था, स्टार्च का भी यही टेस्ट है आइडेंटिफाई करने का, और वो ब्लू कलर देता है आयोडीन ऐड करने पर, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलुलोज। सेलुलोज बना हुआ है इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। पहले वाले दोनों अल्फा डी ग्लूकोज थे, ये बीटा डी ग्लूकोज का बना हुआ है, और इसमें जो लिंकेज होता है वो होता है बीटा 1,4 लिंकेज, यानी 1,4 है तो ये भी स्ट्रेट चेन ही बनाता है, ये ब्रांच नहीं बनाता। सेलुलोज 99% जो कॉटन है उसमें सेलुलोज मौजूद होता है, और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स भी सेलुलोज है। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज जो है वो ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बट जो हर्बीवोर्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सेलुलेज एंजाइम, जो कि ह्यूमंस में मिसिंग होता है। तो अगर हम सेलुलोज का, और ये कोई कलर नहीं देता आयोडीन के साथ, यानी आयोडीन के ज़रिए हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखें तो बीटा डी ग्लूकोज क्या था, जिसमें OH पहले कार्बन पर ऊपर वाली तरफ लगा हो, ये एक बीटा डी ग्लूकोज है। इसका और इसका फ़र्क क्या है, इसमें OH ग्रुप पहले कार्बन पर ऊपर वाली तरफ है, इसमें भी OH ग्रुप पहले वाले कार्बन पर ऊपर वाली तरफ है, तो ये दोनों ही बीटा डी ग्लूकोज है। और इस बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक से हाइड्रोजन और एक से OH रिमूव होगा, यानी वाटर बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्रॉस लिंक हो जाएगा दूसरे ग्लूकोज के साथ। इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड को कहेंगे बीटा 1,4 लिंकेज। और ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ते जाएंगे तो सेलुलोज आ जाएगा, और सेलुलोज भी स्ट्रेट चेन ही होता है। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें कुछ एडिशनल चीज़ें, ये सब कुछ तो बुक से था, कुछ चीज़ें जो कि आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या फ़र्क है। तो उससे पहले मैं आपको कायरलिटी का एक कॉन्सेप्ट बता दूँ। कायरलिटी या कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन कहते हैं ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो। ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो उसे कहते हैं कायरल कार्बन। जैसे कि अगर हम देखें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, दो तीन चार पाँच छः, इसमें ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, बल्कि इसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ। इस कार्बन को देखें तो इसके साथ एक तरफ OH ग्रुप है, एक तरफ H है, एक तरफ फॉर्माइल ग्रुप है और दूसरी तरफ ये वाला पूरा ग्रुप है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये एक कायरल कार्बन है। इसको देखेंगे तो ये भी कायरल कार्बन है, इसके साथ ये OH H ये वाला पूरा ग्रुप और ये नीचे वाला पूरा ग्रुप, तो ये भी कायरल है। ये वाला भी कायरल कार्बन है, ये OH H ये ऊपर वाला पूरा ग्रुप और ये नीचे वाला पूरा ग्रुप डिफरेंट है। तो कायरल कार्बन वो होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। अब ऐसे मोनोसैकराइड्स जिनमें किसी एक कायरल कार्बन का फ़र्क हो, डिफरेंस एट वन कायरल कार्बन, डिफरेंस एट वन कायरल कार्बन, जिनमें सिर्फ एक कायरल कार्बन का फ़र्क हो, उस पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट हो, वो बनाते हैं एपीमर्स। वो बनाते हैं एपीमर्स। वो मोनोसैकराइड्स जिनमें सिर्फ एक कायरल कार्बन का डिफरेंस हो वो बनाते हैं एपीमर्स।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्लूकोज है। अगर मैं आपको एक और मोनोसेक्राइड बना के दिखाऊँ जो कि है मेनोज, ये है मेनोज, ये ग्लूकोज है और ये है मेनोज। ये भी मोनोसेक्राइड है, 6 कार्बन वाला है। इसमें और इसमें फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? पहला ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप सेम है, दूसरा कार्बन इसमें और इसमें अगर हम देखें तो इसमें दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पर है, इसमें दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर है, बाकी सारा मॉलिक्यूल सेम ही है। तो एक कायरल कार्बन का जब फ़र्क आ रहा हो दो मोनोसेक्राइड्स में तो उन्हें कहते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, एपीमर्स हैं, एक दूसरे के एपीमर्स हैं। ग्लूकोज और मेनोज एक दूसरे के एपीमर्स हैं। इसी तरह गैलेक्टोज भी एपीमर है ग्लूकोज का, उसमें भी एक कायरल कार्बन का फ़र्क है सिर्फ। अगर हम देखें ग्लूकोज और गैलेक्टोज को तो फॉर्माइल ग्रुप इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरे कार्बन पर OH राइट साइड पर है, इसमें भी राइट साइड पर है। तीसरे कार्बन पर OH लेफ़्ट साइड पर है, इसमें भी लेफ़्ट साइड पर है। चौथे कार्बन पर, फोर्थ कार्बन पर इसमें OH राइट साइड पर है, इसमें OH जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। तो इसमें फोर्थ कार्बन पर डिफरेंस आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, बाकी सेम है। तो ये भी गैलेक्टोज भी एपीमर है ग्लूकोज का। तो ये है, ये थे एपीमर्स जिनमें एक कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। अगर तमाम कायरल कार्बन से डिफरेंट हो, अगर तमाम कायरल कार्बन्स पर कॉन्फ़िगरेशन, ऑल कायरल कार्बन्स हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे बनता है इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इनैंशियोमर्स से मुराद है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस यानी दो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हों बट एक दूसरे पर इम्पोज ना हो सकते हो। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को समझाने के लिए ये दो हाथ, लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये लेफ़्ट हैंड राइट हैंड की मिरर इमेज है, यानी एग्जैक्टली इसका रेप्लिका है। बट हम इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। जैसे जब मैं इसको एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करूँगा तो जो थंब है वो थंब के साथ जो है नहीं मिल रहा, तो ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। तो वो मोनोसेक्राइड्स जिनमें तमाम कायरल कार्बन का डिफरेंस हो उन्हें कहते हैं इनैंशियोमर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो देखें, ये है डी ग्लूकोज और इसी से मिलता जुलता एक है अगर हम इनके कायरल कार्बन्स को देखें तो इसमें OH राइट साइड पर है, इसमें OH लेफ़्ट साइड पर है, इसमें OH लेफ़्ट साइड पर है, इसमें OH राइट साइड पर है, इसमें OH राइट साइड पर है, इसमें लेफ़्ट साइड पर है, इसमें भी लेफ़्ट साइड पर है। तो इसमें कायरल कार्बन्स, तमाम कायरल कार्बन्स पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफरेंट है। ये है एल ग्लूकोज, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं, यानी अगर मैं इनको यूँ उठाकर देखूंगा तो इसकी इस साइड पर OH है, उसकी भी उस साइड पर OH आएगा, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस पर लाकर रख दूँ तो सेम ग्रुप से एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ये
डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है। और इनको नाम क्यों दिया गया? डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये लाइट को रोटेट करवाते हैं, इन्हें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो लाइट को रोटेट करवाते हैं। ये डी ग्लूकोज लाइट को राइटवर्ड रोटेट करवाता है, इसलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, राइटवर्ड रोटेट करवाता है। जबकि जो एल ग्लूकोज है इसे लीवो रोटेटरी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को लेफ्टवर्ड रोटेट करवाता है। और ऐसा मिक्सचर जिसमें इक्वल अमाउंट में डी और एल आइसोमर्स मौजूद हों उसे कहते हैं रेसमिक मिक्सचर, उसे कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये था कायरलिटी। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने अल्फ़ा और बीटा का बताया था, वो अल्फ़ा और बीटा कहलाते हैं एनोमर्स। जैसे कि ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। इसमें पहले कार्बन पर OH जो है वो नीचे वाली तरफ है, इसमें पहले कार्बन पर OH ऊपर वाली तरफ है। इन्हें कहते हैं एनोमर्स, ये एक दूसरे के एनोमर्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद लिपिड्स। अगर हम लिपिड्स अगली क्लास जो है उसको देखें तो लिपिड्स जो है वो हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, यानी बहुत ही डाइवर्स क्लास है कंपाउंड्स की। ये जो लिपिड्स हैं इनके अंदर एसाइल ग्लाइसरोल्स आ जाते हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें, एसाइल ग्लाइसरोल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स, ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं लिपिड्स की, जिन्हें एक एक करके जो है वो हम देखेंगे। लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ देखें अगर हम, तो लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज compared to same amount of carbs and proteins। यानी अगर हम सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी ले लें, प्रोटीन्स भी ले लें और लिपिड्स भी ले लें, तो लिपिड्स से डबल अमाउंट में एनर्जी पैदा होगी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं अगर वो 4 कैलोरीज पैदा कर रहे हैं तो जो लिपिड्स होगा वो 8 या 9 कैलोरीज पैदा करेंगे। तो ये हैं लिपिड्स। लिपिड्स का जो रोल है वो प्रोटेक्टिव रोल भी होता है। जैसे कि इंसेक्ट्स जो हैं वो लिपिड्स को रिलीज़ करते हैं, वैक्स को रिलीज़ करते हैं। इसी तरह प्लांट में जो लीफ की सरफेस है उस पर क्यूटिन जो है उसकी एक वैक्सी लेयर मौजूद है जो कि वाटर के लॉस से रोकती है। तो लिपिड जो है वो वाटर लॉस और इंसुलेशन, ये दो रोल इन दो जो है चीज़ों में रोल प्ले करते हैं। तो लिपिड्स को अगर हम देखें तो पहले असाइल ग्लाइसरोल्स। असाइल ग्लाइसरोल्स जो हैं दीज आर द ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल जो कि एक अल्कोहल है एंड फैटी एसिड्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। असाइल ग्लाइसरोल्स जो हैं वो ईस्टर्स हैं इनके ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स के। अगर हम इनका रिएक्शन देखें ये है ग्लाइसरोल और ये हैं 3 फैटी एसिड्स RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, एक ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड्स। जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फैटी एसिड से हाइड्रोजन, ग्लाइसरोल से OH, ये आपस में मिलकर वाटर बना देते हैं
और नतीजे में जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन है ये इस तरह से अटैच है, यानी असल में कार्बन जो है उसका जो OH के साथ बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ है, तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर ईस्टर लिंकेज फॉर्म होगा। ईस्टर लिंकेज कहते हैं, C डबल बॉन्ड OOC, ये वाला जो लिंकेज होता है इसे कहते हैं ईस्टर लिंकेज। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ईस्टर लिंकेज ही बन रहा है, तो इसलिए कहते हैं ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। और इन्हें ट्राइग्लाइसराइड्स भी कहा जाता है। ट्राइग्लाइसराइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 थे फैटी एसिड्स, ट्राई का मतलब 3, और उन्होंने रिएक्ट किया ग्लाइसरॉल के साथ तो उससे बना ट्राइग्लाइसराइड। अब ये जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं ये फैट्स भी हो सकते हैं और ये ऑयल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन फैटी एसिड्स कि फैटी एसिड्स जो हैं वो कौन से थे। इनको एक्सप्लोर करते हैं। फैटी एसिड पहले तो कितनी तरह के होते हैं। फैटी एसिड्स या तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिंगल बॉन्ड्स होंगे, तमाम कार्बन के जो बॉन्ड्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड्स होंगे, और अनसैचुरेटेड में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल में अगर हम देखें तो ब्यूटायरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल में देखें तो ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड, DHA, EPA, ये सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो जिन असाइल ग्लाइसरोल्स या जिन ट्राइग्लाइसराइड्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो बनाते हैं फैट्स। फैट्स में मौजूद होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और जिन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो बनाते हैं ऑयल्स। और फैट्स सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जबकि ऑयल्स लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। और फैट्स मोस्टली एनिमल में पाए जाते हैं, एनिमल ओरिजिन होते हैं, और ऑयल जो है वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम फैट्स एनिमल्स में बात करें तो बीज वैक्स जो है वो एक फ़ैट है जो कि एनिमल में मौजूद है। इसी तरह ऑयल्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑयल हैं, मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सो ऑन, ये सारे प्लांट से ही हासिल होते हैं। तो ये थे फैटी एसिड्स। इसके अलावा जो फैटी एसिड्स हैं फैटी एसिड्स और 2 और तरह से भी जो है वो क्लासिफाई किया जा सकता है, जो कि है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। इसको बस सरसरी सा याद रख लें, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो है इसमें जो फैटी एसिड्स आ जाते हैं वो आ जाता है अल्फ़ा लिनोलिक एसिड, DHA, EPA, ये है अल्फ़ा लिनोलिक एसिड। और ओमेगा 6 में जो आ जाते हैं वो है लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड एंड सो ऑन। आपने जो ऑयल्स आते हैं उनमें देखा होगा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है वो लिखा हुआ होता है। तो वो फैटी एसिड्स को की असल में जो है टाइप्स होती हैं जो उसके अंदर लिखे हुए होते हैं। उसके बाद वैक्सेस जो हैं ये बनी हुई होती हैं मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स, जिनमें कार्बन की तादाद 25 से 35 तक हो सकती है, कीटोन्स, ईस्टर्स एंड फैटी एसिड्स।
इन से मिलकर बनती हैं वैक्सेस, और वैक्सेस का जो काम होता है वो होता है इंसुलेशन देना, प्रोटेक्शन देना फ्रॉम वाटर, जो कि मैं फ्रॉम वाटर लॉस ये पहले बता चुका हूँ। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स। Phospholipids are the derivatives of phosphatidic acid. Phospholipids phosphatidic acid का डेरिवेटिव है। phosphatidic acid क्या होता है? phosphatidic acid is made up of glycerol, fatty acid and phosphoric acid। इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है फॉस्फेटिक एसिड, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। और जब फॉस्फेटिक एसिड के साथ नाइट्रोजिनस बेस मिल जाए, कोई फॉस्फेटिक एसिड के साथ कोई नाइट्रोजिनस बेस मिल जाए, नाइट्रोजिनस बेस में सीरीन हो सकता है, कोलिन हो सकता है, इथानोल अमीन हो सकता है, तो ये नाइट्रोजिनस बेस जब फॉस्फेटिक एसिड के साथ मिल जाए तो बनता है फॉस्फोलिपिड। जैसे कि फॉस्फेटिक एसिड के साथ अगर कोलिन मिल जाए, फॉस्फेटिक एसिड प्लस कोलिन नाइट्रोजिनस बेस, तो वो बनाता है एक फॉस्फोलिपिड जिसका नाम है लेसिथिन। ठीक है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स के दो एंड्स होते हैं या दो पोर्शंस होते हैं। एक उनका पोलर हेड होता है, ये जो पोलर हेड होता है इसमें फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस मौजूद होते हैं, जबकि जो लॉन्ग चेन होती है ये फैटी एसिड की चेन होती है, ये नॉन पोलर होती है। ये पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है यानी वाटर रिपेलिंग होता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें इस तरह से लिपिड की बाइलेयर मौजूद है, और उस लिपिड बाइलेयर में जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ है, जबकि जो लॉन्ग चेन है, टेल है, वो अंदर की तरफ है। क्योंकि बाहर वाटर मौजूद है तो चेन जो है वो वाटर से रिपेल होकर अंदर की तरफ चल जाती है और पोलर हेड जो है वो बाहर की तरफ रहता है। ठीक है। और इसमें अगर हम लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखें तो कौन सा ग्रुप, ये आपने पहले भी देखा था कि 3 फैटी एसिड्स थे और ग्लाइसरोल से मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 फैटी एसिड जो हैं वो तो ग्लाइसरोल से मिलेंगे, तीसरा जो है उसकी जगह फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा, और इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ मौजूद होगी नाइट्रोजिनस बेस। ये है लेसिथिन। ठीक हो गया। और ये वाला एंड है पोलर ग्रुप का, ये वाला एंड है टेल का, ये हेड है और यहाँ पर टेल है। उसके बाद टर्पिनॉइड्स। Terpenoids are made up of small units called isoprenoids. स्मॉल यूनिट्स के बने हुए होते हैं आइसोप्रेनॉइड्स का, और यही आइसोप्रेनॉइड जो है ये रबर बनाने के लिए या स्टेरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो ये सब कुछ लिपिड के बारे में। उसके बाद प्रोटीन्स। Proteins are the polymers of amino acids. प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स को।
अगर हम प्रोटीन्स की कंपोजिशन देखें तो 50% ड्राई वेट जो है हमारी बॉडी का वो प्रोटीन है, यानी सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी बॉडी में वो प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ कहाँ रोल प्ले करे, ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है कैरियर प्रोटीन के तौर पर, जैसे कि हाइमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम में भी रोल प्ले करते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ हैं। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म के रेट, मेटाबॉलिक रेट्स में भी रोल प्ले करते हैं जो कि एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं जो कि फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन है हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करवाते हैं, यानी वाटर की मिकदार को ब्लड में, जैसे कि एल्ब्यूमिन ब्लड में प्रेजेंट है। और इसके अलावा भी बॉडी में बहुत सारे रोल्स हैं जो कि प्रोटीन्स प्ले करते हैं। पहले हम अमाइनो एसिड को समझ लें और अमाइनो एसिड्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको देख लें, फिर हम प्रोटीन की डिटेल्स पढ़ते हैं। अमाइनो एसिड में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सेंटर में एक अल्फ़ा कार्बन होता है और इस अल्फ़ा कार्बन के साथ 4 तरह के ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। एक तरफ लगा हुआ होता है अमाइनो ग्रुप, एक तरफ लगा हुआ होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अल्काइल ग्रुप। ये है अमाइनो ग्रुप, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये है अल्काइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन। अल्काइल ग्रुप के डिफरेंट होने की वजह से, मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप्स होने की वजह से मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स बनते हैं। बाकी सब कुछ सेम ही होता है, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन। अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है और उस अल्काइल ग्रुप के डिफरेंट होने की वजह से ही क्या बनते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते हैं। हम देखेंगे कौन से अमाइनो एसिड्स में कौन सा अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स नेचर में 170 डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। 170 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स नेचर में मौजूद हैं और इनमें से 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के प्रोटीन्स को बनाते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स। इन 20 अमाइनो एसिड्स में से 10 हैं जो कि इसेंशियल हैं और 10 हैं जो कि नॉन इसेंशियल हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड से मुराद ये है कि वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनते, नॉट सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, और हमें उन्हें जो है वो फूड की फॉर्म में कंज्यूम करना होता है। नॉन इसेंशियल से मुराद ये है कि ये जो है वो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। अगर हम नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स देखिए कौन कौन से हैं, तो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में हम एक निमोनिक याद रख लें, प्राइवेट, टीम, हॉल। इसके ज़रिए जो है वो आपको इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो याद रहेंगे। पी से फिनाइलएलानिन, वी से वैलिन, टी से ट्रिप्टोफैन, टी से थ्रियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एम से मेथियोनिन, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन और एल से ल्यूसीन। तो इस निमोनिक के ज़रिए जो है वो आप मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स को याद रख सकते हैं, प्राइवेट, टीम, हॉल। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखें, मैं सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही बनाऊंगा। ये अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर था। इसमें जो अल्काइल ग्रुप है
यही डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जो है वो मैं यहाँ पर ऐड करता रहूँगा और उस अमीनो एसिड का नाम बताता रहूँगा। तो अगर ये अल्काइल ग्रुप जो R है उसकी जगह H मौजूद हो तो ये होगा ग्लाइसिन, अगर अल्काइल ग्रुप की जगह H है। अगर अल्काइल ग्रुप की जगह CH3 है तो ये होगा एलानिन, ठीक है। उसके बाद अगर अल्काइल ग्रुप की जगह ये है CH3 तो ये होगा वैलिन, ठीक है। उसके बाद अगर ये एक और CH2 ऐड हो जाए और CH3 यानी वही वाला वैलिन के अंदर से क्या हुआ कि एक CH2 ऐड हुआ है तो ये हो जाएगा ल्यूसीन। और अगर ये जो CH3 है जो कि सेकंड कार्बन पर, अगर मैं इसको इस कार्बन पर लगा दूँ तो वो हो जाएगा आइसोल्यूसिन। जैसे कि इसी स्ट्रक्चर में अगर CH3 इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो वो हो जाएगा आइसोल्यूसिन, ठीक है। उसके बाद अगर हम पहले आसान वाली कर लें तो ये है CH2SH, ये है सिस्टीन। सिस्टीन को याद रखना है, इसके अंदर S सल्फ़र मौजूद है। सल्फ़र एक सिस्टीन में मौजूद होता है और एक मैथियोनिन में। मैथियोनिन का भी जो है वो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहीं पर ही। CH2SH होगा तो सिस्टीन और CH2CH2S CH3 ये होगा तो ये है मैथियोनिन। मैथियोनिन में भी सल्फ़र मौजूद है, CH2CH2S CH3। और अगर CH2 के साथ OH मौजूद हो तो ये हो जाएगा सीरीन। CH2OH अगर होगा तो ये होगा सीरीन। और अगर ये OH ग्रुप यहाँ इस कार्बन पर लगा दें तो ये हो जाएगा थ्रियोनिन। ठीक हो गया। उसके बाद ये एलानिन था, एलानिन से के साथ अगर हम फिनाइल ग्रुप जोड़ दें तो ये बन जाएगा फिनाइल एलानिन। एलानिन के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया और अगर हम इसी में फिनाइल ग्रुप के साथ OH ऐड कर दें तो ये बन जाएगा टायरोसिन। टायरोसिन भी एक अमीनो एसिड है। फिनाइल एलानिन के साथ ही फिनाइल ग्रुप में OH ऐड किया। उसके अलावा अगर CH2 के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो तो ये हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड भी एक अमीनो एसिड है, CH2COOH। अगर इसको जो है वो ओपन करके लिखें तो ये ऐसे होगा COOH एस्पार्टिक एसिड। और अगर हम इसका एस्पार्टिक एसिड का OH रिमूव करके NH2 लगा दें तो ये उसी से बन जाएगा एस्पैराजीन। और अगर यहाँ पर CH2 एक था, अगर दो CH2 हो और उसके साथ जो है वो COOH लगाओ तो ये होगा ग्लूटामिक एसिड। और इसका भी हम जो है वो अगर ओपन करके देखें तो ये COOH है और इसका OH हटाकर अगर NH2 लगा दें तो वो बन जाएगा ग्लूटामीन। ग्लूटामीन भी एक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इसके अलावा और कौन सा रह गया है एक इम्पॉर्टेंट CH2 NH2, ये है लाइसिन। 4 CH2 और NH2 लाइसिन। और उसके बाद ये तो थे अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं, दो अमीनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं डाइपेप्टाइड। और अगर 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स मिल जाएँ तो पॉलीपेप्टाइड और 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स मिल जाएँ तो प्रोटीन। अलबत्ता मुख्तलिफ बुक्स में ये डिवीज़न डिफरेंट है। अगर हम जो है वो केमिस्ट्री में देखें तो उन्होंने 10,000 जो है वो अमीनो एसिड्स के मिलने पर प्रोटीन्स कहा है। बट अगर हम आगे देखेंगे अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तो 51 अमीनो एसिड्स वाला इंसुलिन एक प्रोटीन है। तो 50 से ज़्यादा वाला जो होगा वो प्रोटीन ही होगा। अगर 2 अमीनो एसिड जब आपस में मिलें तो डाइपेप्टाइड बनेगा। और ये बनेगा कैसे? फॉर एग्जांपल
ये एक अमाइनो एसिड है जिसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप है NH2 और एक तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप है COOH और इसमें अल्काइल ग्रुप की जगह H मौजूद है, तो ये ग्लाइसिन है। अगर इसका रिएक्शन एक और अमाइनो एसिड से करवाएं, इसमें अल्काइल ग्रुप की जगह CH3 लगा हुआ है, तो ये एलानिन है। तो इसमें क्या होगा, अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बोक्साइल ग्रुप से OH ये मिलकर बना देंगे वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ, जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। और ये डाइपेप्टाइड बन जाएगा ग्लाइसिन और एलानिन का, जिसका नाम है ग्लाइसिल एलानिन। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी 4 तरह के जो है स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स बनाते हैं। पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को देख लें। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन उस वक्त बनता है जब अमाइनो एसिड्स की एक स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक स्ट्रेट चेन से जुड़ जाएं तो उससे बनता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर बताया था एफ सेंगर ने, और उसने बताया कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि 2 चेन्स में डिवाइड है। एक है 21 अमाइनो एसिड्स की चेन और एक है 30 अमाइनो एसिड्स की चेन। और ये जो दोनों चेन्स हैं ये अमाइनो एसिड की स्ट्रेट चेन्स हैं, यानी दोनों चेन्स में ही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा हाइमोग्लोबिन जो है वो भी एक प्रोटीन है और इसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये 574 अमाइनो एसिड्स 2 चेन्स में होते हैं, अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन। हर अल्फ़ा चेन जो है उसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इसकी भी जो 4 चेन्स, कितनी चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, टोटल 4 चेन्स हैं। और इसकी चेन्स जो हैं अगर उनको भी हम देखें तो सिंपल स्ट्रक्चर उनका भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है। ये अलग बात है कि वो चेन जो है वो फिर फर्दर कोयल्स होती हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, टर्शरी बनता है और अल्टीमेटली हाइमोग्लोबिन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है। हाइमोग्लोबिन की ये जो 2 बीटा चेन्स हैं, अगर इनमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए, दोनों बीटा चेन्स जो हैं इनमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए, यानी सिर्फ एक अमाइनो एसिड मिसप्लेस हो, एक अमाइनो एसिड अपनी जगह पर ना हो, यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन हो, तो उससे क्या होता है, जो हाइमोग्लोबिन है वो सिकल शेप की हो जाती है, यानी हाइमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बीटा चेन में अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लगा हो तो जो हाइमोग्लोबिन है उसकी शेप सिकल की तरह हो जाती है, सिकल दरांती को कहते हैं, इस तरह के हो जाते हैं और वो हाइमोग्लोबिन अनेबल हो जाता है टू कैरी ऑक्सीजन। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसमें कोइलिंग ऑफ प्राइमरी चेन, जो चेन है वो फोल्ड हो जाती है, यानी इस तरह से फोल्डिंग हो जाती है प्राइमरी चेन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। जैसे ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, इस तरह से अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। और हर टर्न में अगर हम अल्फ़ा हेलिक्स की एक टर्न देखें तो ये जो है स्ट्रक्चर अल्फ़ा हेलिक्स का है
ये जो कोइलिंग होती है ये स्पाइरल भी हो सकती है, ये शीट्स के फॉर्म में भी हो सकती है। अगर स्पाइरल हो तो वो अल्फ़ा हेलिक्स बनाते हैं, और अल्फ़ा हेलिक्स की हर टर्न में 3.4 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो कोइलिंग है ये शीट्स के फॉर्म में भी हो सकती है, इस तरह से। इन्हें कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। इनमें भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही मौजूद होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स मौजूद होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी वो जो फोल्डिंग हो रही होती है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो रही होती है। जो टर्न्स हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी हुई होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो ऑलरेडी फोल्डेड कोइलिंग ऑफ फोल्डेड चेन, यानी जो अमीनो एसिड की चेन ऑलरेडी फोल्ड हो गई थी उसकी फर्दर जो है वो फोल्डिंग होती है, और उसकी फर्दर कोइलिंग की वजह से बनता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन्स में पाया जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आगे बताऊंगा, इनमें एंजाइम्स भी आ जाते हैं, हार्मोन्स भी आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ये है कि वो जो कोई लोग जो टर्शियरी स्ट्रक्चर था जब वो आपस में जुड़ जाएं, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं जब वो आपस में जुड़ जाएं तो उससे बनता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और ये जो आपस में जुड़ रहे होते हैं ये जुड़ रहे होते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के ज़रिए, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड भी इनमें मौजूद होता है और आयनिक बॉन्ड भी मौजूद होते हैं। तो ये थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद फर्दर टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन दो तरह के हैं, फिब्रस एंड ग्लोब्यूलर। फिब्रस प्रोटीन फाइब्रिल्स के फॉर्म में होते हैं, इस तरह से फाइब्रिल्स के फॉर्म में, और इनमें स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में, और इनकी एग्जांपल ये क्रिस्टलाइन भी होती हैं, और इनकी एग्जांपल जो है उसमें आ जाएगा फाइब्रिन, जो कि हमारे ब्लड क्लॉट में होता है। हमारा जो खून जमता है उसमें फाइब्रिन प्रोटीन जो है, फाइबर जो है वो खून को फ्लो करने से रोकते हैं। इसके अलावा कैराटिन जो कि हेयर एंड नेल में प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा सिल्क प्रोटीन जो कि सिल्क वॉर्म बनाता है एंड स्पाइडर के वेब में मौजूद होता है, और मायोसिन भी फाइब्रिल प्रोटीन है जो कि मसल में प्रेजेंट होता है। तो ये फिब्रस प्रोटीन है। देन ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको बताया था पहले, इस तरह से टर्शियरी स्ट्रक्चर है।
ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इनके एग्जांपल्स में एंजाइम्स, हार्मोन्स, हेमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज ये आ जाते हैं। नेक्स्ट ये था प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बाद आरएनए को देखते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स बने हुए होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स हैं जो कि मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। इसमें शुगर का मॉलिक्यूल होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेस होती है, और इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड। अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड्स 2 तरह के, डीएनए और आरएनए। डीएनए में और आरएनए में फ़र्क क्या है? डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं और डबल हेलिक्स बनाते हैं, जबकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसका सिंगल स्ट्रैंड ही एक दूसरे आपस में जो है वो कॉइल होकर हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जबकि आरएनए में जो शुगर है वो राइबोज शुगर है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, जबकि आरएनए में जो बेसिस है वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ये डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की होती हैं। दे आर आइदर प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स डबल रिंग्ड होती हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स डबल रिंग्ड होती हैं और पायरिमिडीन्स सिंगल रिंग्ड होते हैं। जैसे कि प्यूरिन्स के एग्जांपल में आ जाएगा एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन्स के एग्जांपल में साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग्ड है, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल सिंगल रिंग्ड है। डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। आरएनए आरएनए की अगर हम देखें तो 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मैसेज पहुंचाना काम है, कन्वे मैसेज। डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए में कोड होती है ट्रांसक्रिप्शन के अमल में, और वो मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम्स के पास जाता है और राइबोसोम्स जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को रीड करके प्रोटीन्स बनाते हैं। तो मैसेंजर आरएनए का काम है मैसेज को कन्वे करना। ट्रांसफ़र आरएनए का काम ये है कि जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास आता है, राइबोसोम्स उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं, तो वो अमाइनो एसिड्स को मंगवाते हैं, फैच करवाते हैं सेल से, और वो जो अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है, फैचिंग एंड ट्रांसफरिंग अमाइनो एसिड्स को सेल से ढूंढ कर राइबोसोम्स तक लेकर आने का काम ट्रांसफ़र आरएनए का। और राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स में प्रोटीन मौजूद होते हैं और राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। मैसेंजर आरएनए 3 to 4% होता है, ट्रांसफ़र आरएनए 10 to 20% होता है, और राइबोसोमल आरएनए 80% होता है, यानी सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ तरह के
RNA थे। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स मिलेंगे तो बन जाएगा ग्लाइको प्रोटीन। सेम एज कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मिलेंगे तो वो बन जाएगा ग्लाइको लिपिड। इसी तरह लिपिड्स और प्रोटीन्स मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा लिपोप्रोटीन। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है या लिपोप्रोटीन है, ये कहलाते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। इसी तरह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स भी मिल सकते हैं और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं ये भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हैं। जैसे कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब मिलते हैं तो वो न्यूक्लियो हिस्टोन्स बनाते हैं। तो ये थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इनमें ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी थिंग को मैंने एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन किया है। लास्ट थिंग, ये विटामिन्स का टॉपिक नहीं है, एंटी ट्रस्ट वालों के लिए भी नहीं और एफएससी वालों के लिए भी नहीं, बट अगर ये पढ़ना चाहें तो ये भी देख लें। विटामिन्स जो है स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में और बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, ज़्यादातर कोएंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं। और विटामिन्स दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में याद रखना विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन के है और विटामिन ई है। डी ए के ई, इसे याद रख लें। विटामिन डी ए के ई। विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो उससे रिकेट्स बच्चों में होती है और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। रिकेट्स में जो बोन्स हैं वो बेंड हो जाती हैं, डीफॉर्म हो जाती हैं और ऑस्टियोमलेशिया जो है इसमें बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन के की वजह से क्लॉटिंग एरर्स आते हैं और विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसकी कमी की वजह से जो है वो एजिंग जल्दी होती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन सी है जिसे स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B1 है जिसे हम कहते हैं थामिन, B2 है जो कि राइबोफ्लेविन है, B3 है जो कि नियासिन है या नियासिनामाइड है, B4 जो है वो एडेनिन है, B5 पेंटोथेनिक एसिड है। उसके बाद B6 पायरोडॉक्सिन है, B7 बायोटिन है, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 कोबालामिन, सियानोकोबालामिन। ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ये ज़्यादातर कोएंजाइम्स के तौर पर एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के मुख्तलिफ रिएक्शंस में और इनकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स आते हैं। जबकि विटामिन सी जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है और स्कर्वी जो है उसमें कनेक्टिव टिश्यू की डेवलपमेंट नहीं होती, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, बाउंड की हीलिंग नहीं होती एंड सो। तो ये था इट वाज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायो एनर्जेटिक्स।